हेलो गाइस, आपका अपने चैनल गर्ग क्लासेस 16 में स्वागत है। मैं आज सीए फाउंडेशन में जो आपका मैट्रिसेस टॉपिक है उस पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। भाई मैट्रिक्स क्या होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज के बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप के पूछे जाते हैं, इन सारी बातों पर मैं आज डिस्कशन कर रहा हूँ। देखिए, ये मैट्रिक्स टॉपिक बहुत ही ईजी है और इससे नॉर्मली एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। बहुत फ्री फंड के मार्क्स हैं जो किस तरह से हम लेते हैं शॉर्ट टाइम में। अब जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए, मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स इज नथिंग बट मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, अगर नंबर्स को अरेंज करना है एक सर्टेन फॉर्म में तो हमको मैट्रिक्स बोल देते हैं। जैसे मैंने बोला, ए सेट ऑफ एम एन नंबर्स। एम एन नंबर्स हैं अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे मतलब अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म, अरेंजमेंट। ठीक है, ऑफ एम रोज। कैसे करेंगे उन नंबर को अरेंज? एम रोज और एन कॉलम। रोज क्या होती है? जो हमारी लेटी हुई लाइन है ये रोज होती है, और कॉलम जो खड़ी हुई वर्टिकल्स, ये इस टाइप की जो लाइन है वो क्या कहलाते हैं? वो कॉलम्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है एम रोज एन कॉलम, उसको हमने बोल दिया एम बाई एन मैट्रिक्स। जैसे मैंने आपको बोला कि ये मैंने दूसरी बार किसी भी मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर जो नंबर होते हैं ना, ये नंबर, इनको हम बोला करते हैं एलिमेंट्स। इज क्लियर? तो इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं और किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो कैसे लिखा है मैंने। जैसे कि A11, ये पोजीशन बताता है। ये पोजीशन ऐसे बता रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है। A12 मतलब फर्स्ट रो, पहला जो नंबर है वो नंबर रोज को बताता है, कौन सी रो का एलिमेंट है, और दूसरा कॉलम की पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। तो ये A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट है। A13, A1n ऐसे मैंने A21, A22, A23, A2n, और ऐसे ये AM1, AM2, AMn। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इसमें m रो और n कॉलम है, तो मैंने इसको यहां पे लिख दिया ऑर्डर। इस चीज को हमने बोल दिया ऑर्डर। जैसे कि मैंने बोला भी है m इंटू n और m बाई n, इसको बोलते हैं m बाई n भी बोल देते हैं इसको। ये कहता है ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है? m इंटू n या m बाई n ऑर्डर है। इसमें m रोज है, पहला वाला रोज होता है, दूसरा वाला कॉलम। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान देने वाला पॉइंट ये है, जैसे कि ये वाला जो एलिमेंट है मैट्रिक्स का, जो लास्ट मोस्ट एलिमेंट है, वो सारी मैट्रिक्स के ऑर्डर पर डिपेंड कर रहा है। देखिए यहाँ पे ऑर्डर क्या है? m इंटू n है, तो ये mn है। इसका मतलब m रो n कॉलम की पोजीशन का एलिमेंट है ये। तो इसमें ये भी पता चल जाएगा लास्ट एलिमेंट को देख करके कि किसी मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितने कॉलम। ठीक है जी। देखिए, हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं? A बराबर AIJ है ना, और मैंने यहां पे इसका ऑर्डर लिख दिया, और I में वेरी करा दूंगा। I बराबर 1 2 3 4 अप टू n तक, और J बराबर वेरी करा देंगे n तक, क्योंकि वो नंबर ऑफ रोज है। जैसे कि मैंने कोई मैट्रिक्स बनानी है, मैंने कहा कोई मैट्रिक्स बनाइए 2/3 ऑर्डर की, तो इसमें 2 रो लेंगे, तो I बराबर 2 तक जाएंगे। तो 2/3 की मैट्रिक्स मुझे चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूं? 2 रो होंगी इसमें। तो देखो A11 A12 2 रो है, और इसमें 3 कॉलम है। A13 तक जाएंगे, A21 A22 A23, ये 3 कॉलम हो जाएंगे। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2/3। इसमें देखिए 2 रो है और 3 कॉलम है। ये वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज बोलते हैं। ठीक है जी। जैसे हमने यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया फिर मैंने, कि जैसे कि ये एक मैट्रिक्स ले ली एलिमेंट्स वाली, 5 4 -3 2 -1 4। अब इसका ऑर्डर में देखो, इसमें लाइनें कितनी है? एक लाइन, 2 लाइन, लेटी हुई लाइन 2 है। लेटी हुई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, इसका मतलब वो क्या है? रोज। तो इसमें 2 रो हो गई। और ये क्या है? ये वर्टिकल लाइंस है, और वर्टिकल लाइंस को हम क्या बोला करते हैं? कॉलम्स। तो कॉलम कितने? 3। इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया गिवन मैट्रिक्स का? 2/3। ठीक है जी। अब जैसे अगर कोई पोजीशन पूछे मेरे से कि भाई इस मैट्रिक्स में A23 कौन सा होगा, तो A23 का मतलब है सेकंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट ये है। देखो, ये इसका वो भी है, क्या नाम है, ऑर्डर भी बता रहा है लास्ट वाला। अगर मैंने कहा कि भाई A12 क्या है? A12 तो हम कैसे देखेंगे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो कौन सा है? ये रहा। सेकंड कॉलम कौन सा है? ये रहा। तो इसका मतलब ये कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट। ठीक है। अगर मैंने कहा कि A21 बताओ,
तो अब इसका मतलब ये पूछ रहा है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, ये रहा। हम ऐसे एलिमेंट्स की पोजीशन चेक कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, हम डिस्कशन करेंगे आगे, तो इस तरह से हम देख लेते हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। आपकी सीए की जो बुक है आईसीआई ने जो दी है आपको, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का। कैसे देखते हैं, देखिए ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट। किसी मैट्रिक्स में वो कह रहा है 18 एलिमेंट है, तो वही कहता है हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर इट कैन बी रिटन, कितने पॉसिबल ऑर्डर में इसको लिखेंगे। तो बड़ा सिंपल है, 18 एलिमेंट है, इसमें टोटल 18 एलिमेंट है, उसमें रो भी है और कॉलम भी है। तो हम कैसे करें, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो गई, देखो जी, एक तो 1 इंटू 18, 1 इंटू 18, 1 रो ले लो, 18 कॉलम। फिर इसका उल्टा कर दिया करो हमेशा, ये भी 18 हो गए। अब दूसरा, अब देखो रो मैंने 2 करी तो कॉलम 9 में जाएंगे, तब भी 18 हो गए। तो इसका उल्टा करो, 9 इंटू 2। अब देखो आगे अगर मैं 3 रो लेता हूं तो 6 कॉलम आएंगे, इसका उल्टा करो तो 6 इंटू 3। आगे देखो, अगर मैं और कोई पॉसिबिलिटी है, 4 लेंगे, 4 के साथ कोई पेयर नहीं बन रहा, 6 के साथ पेयर बनेगा, 6 मेरा ऑलरेडी दे रखा है, तो इसका मतलब इसमें कोई पॉसिबिलिटी और नहीं बनेगी। ये 6 पॉसिबल वेज होंगे, 6 पॉसिबल ऑर्डर में इसको हम रिटर्न कर सकते हैं 18 एलिमेंट्स को, ये इनके ऑर्डर है। अगर मैंने 12 एलिमेंट्स दे दिए होते आपको और पूछा होता कितने डे में कितने टाइप से कितने लिख सकते हैं एलिमेंट्स को, तो मैं कहता 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 2 इंटू 6, 6 इंटू 2, 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3। इस तरह के ऑर्डर में मैं लिख सकता था। इसके भी 6 ऑर्डर है, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं 8 एलिमेंट ले लू, सपोज 8 एलिमेंट्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो 1 इंटू 8, उल्टा तो हमेशा कर लिया करो, 8 इंटू 1 हो गया। दूसरा है 2 इंटू 4 और इसका उल्टा 4 इंटू 2। बस ये पॉसिबिलिटी हो गई। जो 3 लेंगे, 3 के साथ बॉन्डिंग नहीं हो रही 8 के साथ 8 की, और 4 के साथ 2 की है, आगे हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब 8 एलिमेंट्स को इन 4 तरीके से 4 ऑर्डर में लिख सकते हैं। प्लीज मेक इट। अब देखिए नेक्स्ट है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला है रो मैट्रिक्स। सबसे पहला है रो मैट्रिक्स। क्या होता है रो मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो, उसका नाम दिया मैंने रो मैट्रिक्स। ठीक है जी, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कभी कभी हम इसको रो वेक्टर भी बोल देते हैं, रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। क्या बोल देते हैं, रो वेक्टर, ऐसा भी बोल देते हैं। कभी कभी कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो एग्जांपल मैंने दिया, कोई एक्स मैट्रिक्स है सपोज, तो मैंने कहा एलिमेंट ले लिए 2 3 -4 और -1, 4 एलिमेंट ले लिए, एक ही रो में है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, एक रो है और कॉलम, ऐसे कॉलम 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 इंटू 4। तो ठीक है जी, तो रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 इंटू 4, ऐसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। ये देखिए केवल एक है, इसलिए इसको कॉलम बोलेंगे, लेकिन इस तरह से देखेंगे तो रो तो कई हो सकती है। जैसे इसका देखो तो कितनी रो है इसमें, 3, और कॉलम 1 है, तो 3:1 इसका, 3/1 इसका ऑर्डर हो गया। इसमें 4 क्या है, इसमें 4 रो हैं, 1 2 3 4, तो 4:1 इसका ऑर्डर हो गया। तो हमने कहा भी है कि इस तरह की कॉलम मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितने की, 3:1 एंड 4:1 रेस्पेक्टिवली। ठीक। अब नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्पेसिफाइड फॉर्म है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर में क्या होता है, जैसे कि आपको मालूम रो और कॉलम डिफरेंट होते हैं, लेकिन स्क्वायर जैसे ही बन जाता है वहां पर रो और कॉलम इक्वल हो जाते हैं, बराबर। जैसे कि रेक्टेंगल में अगर स्क्वायर दोनों में देखें तो लेंथ ब्रेथ बराबर हो जाती है, तो क्या बन जाता है, स्क्वायर। वैसे ही मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो कॉलम के नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऐसा हो जाए, तो इस तरह के मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसमें ऑर्डर को जैसे पहले हम 2 से लिख रहे थे ना, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, इसमें क्या होता है कि हम n इंटू n हो जाएगा। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो हम सिंगल से भी ऑर्डर को डिपेंड, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 तो मैं समझ जाऊंगा 3/3, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मीन्स 2/2। इट इज क्लियर टू यू। तो हमने ऐसे लिख दिया, एक एग्जांपल ले लिया, इसमें 3 रो हैं यानी और 3 ही कॉलम है, तो इस तरह की जो मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये आपको पता है।
अब देखिए नेक्स्ट क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? देखिए डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बन सकती है, रेक्टेंगल से कभी नहीं बन सकती। तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स ए हमने लिखा ए आई जे एन इंटू एन, हम सिंगल डिजिट से भी लिख सकते थे स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे मैंने बोला इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल कब बन जाती है, किन कंडीशन में बनती है? इफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल्स आर जीरो। लीडिंग डायगोनल में जो एलिमेंट्स है उनके अलावा जो भी एलिमेंट है वो सारे अगर जीरो आ जाए तो उस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमने कंडीशन लिखी है इफ ए आई जे बराबर जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। इसका मतलब है कि जब आई बराबर जे होगा उस कंडीशन में ही एलिमेंट आएंगे और बाद बाकी कंडीशन में एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। कई बार हम क्या लिखते हैं डायगोनल में, ऐसे लिख देते हैं, डायगोनल में हम ऐसे लिख देते हैं, डायगोनल हमने ऐसे भी मैट्रिक्स को लिख देते हैं, ठीक है जी। इस तरह के ब्रैकेट में भी लिखेगा तो चलेगा, और ये डीआईजी लिखने हैं, डायगोनल लिखना पड़ेगा एज डायगोनल, डीआईएजी। डायगोनल ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है ना, कई बुक्स में इस तरह से है, ज्यादातर इस तरह से मिलेगा, लेकिन कई बार बुक्स में इस तरह से भी सिंबल मिलेगा। कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा आ जाए तब भी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा आ जाए तब भी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि डायगोनल 2 - 1 3, इसका मतलब यह है कि इसमें 3 एलिमेंट है तो 3/3 की डायगोनल एलिमेंट बनेगी। इसको देख करके मैं ये वाली भी लिख सकता हूं। मैं क्या करूंगा कि डायगोनल में तो ये वाले एलिमेंट डाल दूंगा और बाकी सब जगह 0 0 रख दूंगा। इट इज क्लियर टू यू। अब देखिए नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और रिफाइंड फॉर्म हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स की भी रिफाइंड फॉर्म हो गई। यहां क्या होगा कि डायगोनल में जो एलिमेंट होंगे ना जी, वो सारे के सारे इक्वल होंगे, वो सारे के सारे इक्वल होंगे, लेकिन वो ध्यान रखना जीरो नहीं होंगे। मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे, फिर मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करी है कि डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही बन सकता है, इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। कब? कंडीशन ए आई जे बराबर जीरो, ए आई जे बराबर जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जीरो जे। ए आई जे जीरो हो जाएगा तब, आई जे के बराबर नहीं होगा तो वही ऊपर वाली कंडीशन आ गई। स्पेसिफिक क्या है लेकिन, आई 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 बराबर सी कंडीशन है कि ये सी, यानी डायगोनल में अगर जीरो हो गए, बाद बाकी तो जीरो है, तो आगे एक मैट्रिक्स आएगी नल मैट्रिक्स, वो बन जाएगी। इसलिए कंडीशन है कि डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं हो सकते, अदरवाइज फिर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है। केवल डायगोनल में एलिमेंट आए, लेकिन कैसे आने चाहिए? नॉन जीरो। ध्यान रखना इस चीज को। अब देखिए नेक्स्ट है आइडेंटिटी, और दूसरा नाम है इसका यूनिट मैट्रिक्स। ये क्या होती है? ये भी स्पेसिफिक फॉर्म होती है, स्केलर मैट्रिक्स की भी स्केलर फॉर्म कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्केलर में क्या है कि डायगोनल में एलिमेंट्स कोई भी एलिमेंट आ सकते हैं लेकिन इक्वल होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, स्पेसिफिक एलिमेंट 1 ही आना चाहिए, इसलिए इसका नाम है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। तो ये है ए मैट्रिक्स, ए दिस इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। कंडीशन है ए आई जे बराबर जीरो। जब आई जे के बराबर नहीं हो तो एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए, जब आई और जे बराबर नहीं, यानी आई आई हो तो एलिमेंट क्या चाहिए? 1 फॉर ऑल आई। तो ये I2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म है, इसलिए इससे रिप्रेजेंट हो गया कि यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर 2, केवल एक सिंगल डिजिट से। तो डायगोनल में एलिमेंट 1 में, बाकी सब जीरो। ये I3 इस रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो देखो डायगोनल में 1 में, बाकी सब में 0 0। तो ये थी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स में क्या है, सबसे बड़ी कंडीशन इसके लिए है कि इसमें ना एलिमेंट का मतलब यह है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपल्सरी नहीं है मैट्रिक्स का, है ना। ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स में भी हो सकती है नल मैट्रिक्स। तो बस मेन पॉइंट ये है कि इसमें जो एलिमेंट है ना मैट्रिक्स के अंदर, वो सारे के सारे जीरो होते हैं इसमें। तो हमने लिखा ये मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड ए नल और जीरो मैट्रिक्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल O। तो देखो ये वो है, ये 0 0 एलिमेंट है, ये 2x2 का ऑर्डर है। यहाँ पे एक्सप्लेन करना इसलिए जरूरी है कि ये केवल स्क्वायर के लिए नहीं है, रेक्टेंगल के लिए है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए नेक्स्ट केस ले लिया, 0 0 0 0 0, ये है 2/3, 2 रो है 3 कॉलम इसमें। तो ये दोनों क्या है, नल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2/3 की है, 2/2 की है, और ये दूसरी वाली क्या है 2/3 की है।
इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसा इसका नाम है, अपर ट्रायंगुलर का मतलब ये है कि जो ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनेगा उसमें एलिमेंट आए और नीचे की तरफ जो बनेगा उसमें एलिमेंट जीरो है। इट्स क्लियर टू यू। देखो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ कंडीशन Aij बराबर जीरो, कंडीशन Ij से बड़ा हो उस समय ये जीरो होना चाहिए। Ij से बड़ा हो तो अब देखो Ij से बड़ा कहां होगा, अब A21 है, जैसे A21 की पोजीशन है तो Ij से बड़ा I2 है, J इतना है। जैसे A31 में देखो कोई कंडीशन है कि बड़ा हो गया। अब देखो ये है, ये क्या हो गया, ये A32 है, ये बड़े हो रहे हैं, ये बड़ा है इससे, तो इन सब में क्या पोजीशन आ गई, जीरो आ रहा है। वही कह रहा है कि Aij बराबर जीरो कहां, जहां Ij से बड़ा हो। बाद बाकी में कंपल्सरी नहीं ये होना, लेकिन इसमें कंपल्सरी है। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो अब देखने वाली बात है कि अगर मैं एक ट्रायंगल बना लूं, देखो यहां से इसके बीच में एक ट्रायंगल बनाना है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बन गया, तो देखो इसमें ट्रायंगल के ऊपर तो एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन अगर ट्रायंगल के नीचे देखो तो, अगर यहां देखो तो यहां एलिमेंट नहीं आ रहे, इसलिए इसका नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए नेक्स्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अभी मैंने जैसे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की थी उसमें कहा था मैंने कि जो क्या है अपर साइड में ट्रायंगल बन जाता है और डायगोनल के नीचे एलिमेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, या जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा नीचे की साइड में और उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोअर ट्रायंगुलर। कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर Aij इज कॉल्ड ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कंडीशन Aij बराबर जीरो, और यहाँ पे देखो Aij I इज लेस देन J है, कंडीशन है I इज लेस देन J। तो यहाँ पे देखो I इज लेस देन J का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे अगर मैं A12 करूं तो A12 की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि जीरो कहां हो रही है, इस केस को फॉलो करना है। तो ये देखो I छोटा है, ये I एक है, J दो है, तो यहाँ पे जीरो, तो देखो ये एलिमेंट जीरो हो गया। A13 ये A13 पोजीशन है तो सेटिस्फाई हो रही है, और ये कौन सा हो गया, ये हो गया A23, तो देखो I छोटा हो गया J से, तो यहाँ पे जीरो हो गया। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स बनेगी वो कंडीशन को फॉलो करते हुए तो ये कहलाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पर ट्रायंगल कहाँ होना, यहाँ पर ट्रायंगल यहाँ पर इसमें बन गया, देखो ये ट्रायंगल बन गया, लोअर में ट्रायंगल बन गया, यानी जो नाम होता है वहां ट्रायंगल बनता है। अपर में अपर ट्रायंगुलर में अपर में ट्रायंगल बनेगा डायगोनल की, लोअर ट्रायंगल में नीचे ट्रायंगल बनेगा, बाद बाकी एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। तो ये है हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट है सब मैट्रिक्स। देखो सब का मतलब क्या हो गया कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसमें से कुछ कम करना, वही सब मैट्रिक्स होती है। इसलिए द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय डिलीटिंग वन, या तो हम एक रो करें और एक से ज्यादा रो करें, और ऐसा भी हो सकता है कॉलम करें, या ऐसा भी हो सकता है दोनों। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स बनेगी वो कहलाएगी सब मैट्रिक्स। जैसे इसलिए मैं बहुत सारी सब मैट्रिक्स बना सकता हूं। मैंने कहा कि एक रो एक कॉलम हम डिलीट कर देते हैं, तो देखो एक मैट्रिक्स मैंने सपोज बी बनानी है, तो मैंने कहा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देते हैं, तो देखो क्या बन गई, ये गया, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कर दिया मैंने सपोज 3 2 4 1, एक सब मैट्रिक्स बन गई। मैंने ये और ये कर दिया डिलीट। अगर मैं क्या करूं, सपोज मैंने दो रो कर दी तो ये एक सब मैट्रिक्स हो जाएगी, इसका मैंने नाम देता हूं सी, ये भी एक सब मैट्रिक्स है, ठीक है जी। और अगर मैं जो क्या है केवल एक रो कर दूं या एक कॉलम कर दूं, तो ये सपोज मैंने एक नाम दे दिया डी, मैंने कह दिया कि भाई एक जो कॉलम डिलीट कर देते हैं तो ये सब मैट्रिक्स बन जाएगी। तो कहने का मतलब एक मैट्रिक्स से बहुत सारी सब मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं, लेकिन सब मैट्रिक्स कंडीशन ये है कि ओरिजिनल मैट्रिक्स से कम एक रो और कम से कम एक कॉलम डिलीट होना जरूरी है। एक से ज्यादा रो भी डिलीट हो सकती हैं, एक से ज्यादा कॉलम भी डिलीट हो सकते हैं, और रो और कॉलम मिक्स करके भी डिलीट हो सकते हैं दोनों। जैसे इस केस में क्या है, इस केस में एक रो एक कॉलम डिलीट कर दिया, इस केस में क्या है एक कॉलम डिलीट किया, इस केस में क्या है दो रो डिलीट कर दी। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो कहलाएगी आपकी सब मैट्रिक्स। इट इज क्लियर टू यू। अब देखिए नेक्स्ट इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है। इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल कब कही जाएंगी, देखिए पहली वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज दूसरी वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, पहला पॉइंट। दूसरा, पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन है कि उनकी क्रॉसपोंडिंग पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। तो ये टू मैट्रिसेस Aij एंड Bij आर इक्वल इफ m बराबर r, यानी देखो
ये रो है इसकी और इसकी रो के बराबर हो, ठीक है। दूसरा, ये इसके नंबर ऑफ कॉलम है, इसके नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, ठीक है। और तीसरी कंडीशन ए आई जे बराबर बी आई जे फॉर ऑल आई बराबर 1 2 3 एम अप टू एम एंड आर। एम आर मैंने इसलिए लिखा है कि ए वाली में एम तक और बी वाली में आर तक जा सकते हैं, जे में भी ऐसा ही हो करस्पॉन्डिंग, है ना। तो अब देखो, अब हमने कहा, देखो पहली बात तो यह है, इसका मतलब क्या है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब कही जाएंगी, एक तो उनका ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर सेम है, यहां देखो ये दो ऑर्डर है 2/2 का, इसका भी ऑर्डर है 2/2 का। पहला पॉइंट ये है ना, जब ऑर्डर सेम हो तो यानी ये और इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो। दूसरी बात, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो देखो हम कहेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, है ना, ये पोजीशन का एलिमेंट और इसी पोजीशन का एलिमेंट दूसरी वाली मैट्रिक्स में इसके इक्वल हो। तो 10 की तरह हम सॉल्व करके एक्स वाई निकाल सकते हैं जी। तो माइनस करो, ये कैंसिल हो गए, प्लस हो जाएगा ये, और ये आएगा माइनस एक्स आएगा, क्योंकि माइनस का 2x से प्लस का 1 है, और ये माइनस का 1 बचाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन क्या हो गई माइनस। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स बराबर बना गया पहला पॉइंट। एक्स की वैल्यू मैं किसी एक में रख दूं, है ना, एक्स की वैल्यू मैं किसी में रख दूं, इसमें रख दूं दूसरे वाले में। तो देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो x बराबर 1 है, तो y बराबर इतना, तो y बराबर 2 आ गया, ठीक है। x और y की वैल्यू आ गई। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन में ले रहा हूं, 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 मैंने ले लिया, 2x प्लस जेड मैंने 5 ले लिया। अब देखो x की वैल्यू मैंने निकाली हुई है यहाँ पर, 2 इंटू 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ठीक है। 2 ये हो जाएगा 2 इंटू जेड इक्वल टू 5, तो क्या आएगा 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो जेड बराबर 5 माइनस 2 मीन्स जेड की वैल्यू 3 आ गई। अब नेक्स्ट देखो अननोन है, डब्ल्यू भी है, तो मैं करने वाला हूं यहां से, देखो 3z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग 13 है, जेड की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, तो 3 इंटू 3 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 13, डब्ल्यू इज इक्वल टू 13 माइनस 9, डब्ल्यू बराबर 4। तो देखो अननोन की वैल्यू आ गई मेरे पास सारी, क्या क्या आई, एक्स बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3 और w बराबर 4। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए, इस तरह क्वेश्चन अगर बाई चांस पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो किस तरह से करना है, कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स ए बराबर इतना, कुछ एलिमेंट्स ए आई है डोंट बाई दिस। तो यहाँ पे ऑर्डर 2/2 डिफाइंड है, यानी इसका मतलब देखिए मेरे को निकालना है मैट्रिक्स ए निकालना है, तो इसका मतलब 2/2 चाहिए। तो ये क्या क्या निकालना है, A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 चाहिए, A22 चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, तो इसका ऑर्डर होगा 2/2। यानी ये सब चीजें निकाल के हम पुट करेंगे। तो हम देखिए बारी बारी से रखेंगे, I बराबर 1 और J बराबर 1 रखा मैंने, तो मेरा एलिमेंट आया A11। तो देखो I बराबर 1 तो 1, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स वैल्यू आ गई 9/2। अब ऐसे I बराबर 1 और J बराबर 2 ले लिया मैंने, तो मेरा A12 पोजीशन आ जाएगी, इसका A12, तो I बराबर 1 और J बराबर 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स ये क्या 4, 25, 5 का स्क्वायर, जो कि 25/2, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है I बराबर मैंने 2 ले लिया और J बराबर 1 लिया, ऐसे में क्या होगा, तो 1 2 बनाएगा, तो I बराबर मैंने 2 ले लिया, J बराबर 1 ले लिया, तो ये आ गया, तो जाएगा 2 2 4 आ गया, 4 का स्क्वायर बाई 2 मीन्स 16/2 मीन्स 8 आ गए। अब ऐसे ही मैंने I2 और J2 ले लिया, ये 2 आ गया, तो ये क्या हो गया 2 यहां से आ गया, प्लस 2 इंटू 2 ये हो जाएगा स्क्वायर बाई 2, फिर जाएगा 4 प्लस 2 6, तो ये जाएगा 6 का स्क्वायर बाई 2 मीन्स 36/2 मीन्स 80। तो मैं इसको अब यहाँ पे इस फॉर्म में लिख दूंगा, तो मेरी मैट्रिक कंस्ट्रक्शन निकल के आ जाएगी। अब जैसे क्या हो गया 9/2, 25/2 और ये हो गया 8, ये हो गया 80, ये मेरी मैट्रिक्स निकल के आ गई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दे रखा है, इसमें मैंने ऑर्डर चेंज किया हुआ है, 2/3 की मैट्रिक्स बनानी है मेरे को, और AIJ इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अब मेरे को यहाँ पर देखें जो मैट्रिक्स चाहिए वो इसका मतलब मैं क्या लाना चाहूंगा, ये चाहिए 2 रो और 3 कॉलम, A11, A12, A13,
A21, A22, A23 इस तरह की मैट्रिक्स मुझे निकालनी चाहिए, 2 रो और 3 कॉलम वाले। तो कोई बात नहीं, I बराबर 1 रखो और J बराबर 1 रखो, दोनों 1 रखेंगे तो A 1 आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0 अपॉन 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है। तो I बराबर 1, J बराबर 2 रखो, तो A1 2 पोजीशन आएगी। तो ऐसा करने से I1 J2 1 2 तो -1 और 3, तो ये आ गया -1/3। अब ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट है I बराबर 1 और J बराबर 3 मैंने रखा, A13 की पोजीशन आएगी, क्या आएगा A13 में 1 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3 मीन्स -2/4 मीन्स -1/2। अब ऐसे ही आगे रखेंगे I बराबर 2 और J बराबर 1, क्योंकि पोजीशन आ जाएगी A21, क्या आ जाएगी 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 मीन्स कितना 1/3। आगे I बराबर 2 J बराबर 2, तो A22 पोजीशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2 मीन्स 0 अपॉन 4 मीन्स 0। ठीक है, और अब मेरे को रखना है I बराबर 2 और J बराबर 3 रखा मैंने, तो क्या आ जाएगी A23 पोजीशन, तो ये आ जाएगी 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3 मीन्स -1/5। तो इन सबको इस फॉर्म में लिखना है, तो मेरी मैट्रिक्स आ जाएगी, क्या आ गई मैट्रिक्स रख देती है, मैं इसमें सारा नंबर्स को अरेंज कर देते हैं। तो 0 -1/3 -1/2 1/3 0 और -1/5, इस तरह से कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब देखिए मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, इसको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कंसेप्ट अगर आपने क्लियर किया है अभी मैंने जो बताया है, तो ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी सॉल्व होने वाले हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस चूज दैट मैट्रिक्स विच इज स्केलर मैट्रिक्स। सबसे बड़ी बात तो ये कि स्केलर मैट्रिक्स के लिए अगर आपको कंडीशन मालूम है कि स्केलर मैट्रिक्स, सबसे बड़ी बात कहां से होती है, पहली बात तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर का होना जरूरी है, और दूसरी बात वो क्या होती है डायगोनल, और डायगोनल में स्पेसिफिक होते हैं, नंबर इक्वल होते हैं। तो देखिए इसमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अपने को क्या है नजर आ रही है, देखो इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 3/2, इसका ऑर्डर है 3/1। तो सबसे पहली बात तो स्केलर के लिए क्या कंपलसरी है, स्केलर के लिए कंपलसरी है जी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना। तो सबसे बड़ी बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना, तब स्केलर तो वैसे ही हो जानी है, क्योंकि स्केलर में क्या देखते हैं डायगोनल देखते हैं, तो ये एलिमेंट बराबर है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं इसको। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है जी, इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ये है। वैसे नल मैट्रिक्स तो सारी ही है, लेकिन उसने पूछा स्केलर, स्केलर केवल आता है किसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में भी, डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स की स्पेसिफिक चीज होती है जब ये एलिमेंट बराबर हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि स्केलर ये है यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल। तो इक्वल मैट्रिक्स, देखो सबसे बड़ी बात, दो मैट्रिक्स ये वाली दोनों इक्वल है कि नहीं है, हमें ये चेक करना है। कैसे करेंगे, और अगर है तो एक्स की किन वैल्यूज के लिए है, देखो ध्यान से। देखो हमने देख लिया कि भाई दोनों का ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है, 2/2। ठीक है, तो ये वाली फुलफिल हो रही है। अब हमें कंडीशन है कि हमने कहा कि इक्वल होने के लिए क्या कंपलसरी है कि भाई ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए। तो करिए देख, 5 = y-2, तो y की वैल्यू होगी 5+2, तो y कितना आ गया 7 आ गया। पहला पॉइंट y 7 आ गया। चलो मैंने एग्री कर लिया कि y देखो यहां से भी 7 आ रहा है, y + 1 = 8, तो y = 8 - 1, तो ये 7 आ गया, y यहां से 7 आ रहा है। अब लेकिन पंगा क्या हो रहा है कि अगर आप 3x + 7 = 0 डालना है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x = -7/7 आ गया, 3x बराबर इतना, तो x बराबर आ गया -7/3, x की वैल्यू कितनी आ गई -7/3। अच्छा, अगर मैं इसको लेता हूं, इस पोजीशन को लेता हूं, तो ये क्या हो गया 2 - 3x = 4। हम करेंगे कि 2 - 4 = 3x, 3x बराबर -2, तो x बराबर -2/3। तो इसका मतलब ये देखो कि जब मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो ये बराबर होने चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं आ रही। x की वैल्यू यहां से आ रही है -2/3, इससे आ रही है -7/3। ठीक है जी, तो इसका मतलब है अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो दो मैट्रिक्स ये, ठीक है, कंडीशंस में रोल
और कॉलम बराबर है, लेकिन इसका मतलब ये है कि क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इसमें इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते तो ये वैल्यू भी इक्वल आती। इसीलिए इसका आंसर देखो कितना कंफ्यूजिंग दिया उसने, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगी। ठीक है जी गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। और जो क्या है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाला वीडियो मेरा तुरंत आपके पास पहुंच सके। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे कि आपकी जो भी समस्या है उसका मैं समाधान कर पाऊं। और ये वीडियो एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा है, इसको जरूर देखें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी आपसे। धन्यवाद।